ऑनलाइन क्लासेज में सभी का स्वागत। सभी को नमस्कार। एनिमल मैनेजमेंट में आज हम डिस्कस करेंगे। वीनिंग कल पढ़ लिया था, आज हम डिस्कस करेंगे डी बडिंग या डिसबडिंग ऑफ काफ या सींग रोदन। सींग आने से पहले ही उनको रोक देना, बढ़ने से पहले ही उसको रोक देना। बड नवजात बच्चे चाहे नर हों अथवा मादा, उनके सींग रोदन करना चाहिए। यहाँ दो प्रकार का होता है। एक तो होता है सींग काटना, डी हॉर्निंग। तो डी हॉर्निंग सी काटने का मतलब है सींग आया हुआ है, उग गया है, तो उसको करना है, तो वो कहते हैं काटना उसको। ये हमेशा बड़े पशुओं में सींग के टूट जाने, फट जाने, हिल जाने तथा कैंसर आदि रोग की परिस्थितियों में किया जाता है। पशु के सींग आधार जड़ से शल्य क्रिया द्वारा आरी की सहायता से हटाने काटने को डी हॉर्निंग कहते हैं। तो इन दोनों में फ़र्क ध्यान रखना, दोनों पूछे जाते हैं। व्हाट इज़ डी बडिंग एंड व्हाट इज़ डी हॉर्निंग, दोनों में आपको डिफरेंस का पता होना जरूरी है। अब आता है डी बडिंग या डिस बडिंग, हटाना, बड को हटाना। नवजातों में सींग के अंकुर यानी बड को जलाने की क्रिया को सींग रोदन कहते हैं। यह जन्म के 10 से 15 दिन तक अथवा जब भी सींग का अंकुर स्पष्ट दिखाई देने लगे तभी सींग रोदन कर देना चाहिए। अब मैंने फील्ड में देखा है, कईयों में स्पष्ट जो है वो 20 दिन में भी नज़र नहीं आता, तो जल्दी नहीं करें। आपको नज़र आना चाहिए वो जगह, कहीं ऐसा नहीं हो कोई सींग रोदन के लिए बुलाए और आप जो है उसको नज़र आता ही नहीं, कहीं और दूसरी जगह पर ही आप उसको इलेक्ट्रिक डी हॉर्नर को लगा के आ जाएं, तो ये अच्छी बात नहीं है। आपको उसका पता लगना चाहिए, ज़रूरी है। जब आप उस जगह को देखेंगे, अगर बाल दूर करेंगे, हटाएंगे, बाल बिल्कुल साफ कर जगह हटाएंगे, यूँ फैला के बालों को देखेंगे तो अंदर एक बिल्कुल ब्लैक कलर की बड़ नज़र आएगी आपको। तो ये ज़रूरी नहीं है 10-15 दिन, मेरे ख्याल से ये है लगभग अंदाज़ा विदिन 1 मंथ कर देना चाहिए, 10 से 15 दिन, या अंकुर का स्पष्ट दिखाई देने, यानी कि ये लगभग महीने के अंदर अंदर तो हो सब कुछ कर लिया जाता है, लेकिन 10-15 दिन में भी कई बार नज़र आता है। अब अलग अलग ब्रीड पे डिपेंड करता है। सींग रोदन के लाभ: सींग रहित पशु को आवास की जगह की कम जरूरत पड़ती है। पशुपालक को तथा परिचारक को सींग वाले पशु से डर लगता है कि वह उसे कहीं चोट नहीं पहुंचा दे। अतः सींग रहित पशु का रख रखाव प्रबंधन आसानी से एवं निर्भीकता से किया जा सकता है, बिना डर के। दो सींग वाले पशु आपस में लड़ झगड़ कर एक दूसरे पशु को सींगों से घायल कर सकते हैं अथवा चोट पहुंचा सकते हैं। सींग रहित पशु को एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से काबू करके लाया अथवा ले जाया जा सकता है। सींग रोदन के बाद पशु समूह सुंदर व आकर्षक लगता है। सींग रहित पशुओं में हॉर्न कैंसर की संभावनाएं शून्य हो जाती है। जो बड़े हॉर्न वाले जानवर होते हैं उनमें हॉर्न कैंसर की संभावनाएं बहुत ज़्यादा होती हैं, हॉर्न कैंसर हो जाता है। सींग रहित पशु सुंदर लगने के कारण उसकी कीमत भी पशुपालक को ज़्यादा मिलती है। सींग वाले पशु आपस में नांद व बर्तनों को ही अधिक हानि पहुँचाते रहते हैं। सींग रोदन से हानियाँ: सींग रहित पशु दूसरे पशुओं से अपनी सहायता अथवा सुरक्षा नहीं कर सकता। कुछ नस्ल जैसे कॉन्क्रेज, सबसे बड़े सींग वाले मुर्रा की पहचान के लिए सींग अपनी विशेषता रखते हैं, अर्थात सींगों की बनावट से आसानी से पहचाने जा सकते हैं। सींग रोदन के पश्चात उन्हें पहचानना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। शो में प्रदर्शन होते हैं ना, जहाँ पे प्रदर्शनियों में आदि में पशु उस नस्ल के उन्नत गुण रखते हुए भी प्रभावशाली दिखाई नहीं देता, जैसे जाफराबादी व मुर्रा भैंसे। सींग रोदन की विधियाँ: केमिकल मेथड, रासायनिक विधि, भौतिक विधि यानी यांत्रिक विधि, फिजिकल यानी मैकेनिकल मेथड, हॉट आयरन मेथड यानी कि गर्म लोहे के द्वारा, विद्युत विधि इलेक्ट्रिक मेथड, और रबड़ या छल्ला विधि रबर रिंग और बैंड मेथड।
तो ये इतनी सारी विधियां इसमें काम में ली जाती हैं, एक एक करके डिस्कस करेंगे। पहला केमिकल मेथड। केमिकल मेथड में क्या करते हैं? पशुपालक साधारणतः इस विधि से अपने आप सींग रोधन कर लेता है। इस विधि से सींग रोधन हेतु निम्न सामान उसको चाहिए: पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, KOH की चाकनुमा अथवा गोल जो आजकल उपलब्ध होती हैं, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, टेबलेट, इसमें कैंची चाहिए, स्प्रिट चाहिए, रुई चाहिए और वैसलीन चाहिए। इसमें कोई लंबी चौड़ी बात नहीं है, कैंची भी घर में होती है, स्प्रिट नहीं है तो कोई बात नहीं है, तो उसमें भी दारू घर में मिल जाएगी। अगर वो भी नहीं है तो लाल दवा जरूर पड़ी होती है, कॉटन घर में होती है, तो वैसलीन भी घर में मिल जाती है। मेथड: नवजात को नियंत्रित कर आसानी से लिटाकर सींग की बड़ अपनी तरफ कर लें। कैंची की सहायता से बड़ के चारों तरफ से बाल काट लें। बड़ वाले क्षेत्र को स्प्रिट से साफ कर बड़ को छोड़कर चारों तरफ वैसलीन लगा दें ताकि KOH पिघल कर नीचे बहकर अन्य ऊतकों को नुकसान नहीं पहुंचाए। ये बहुत ज़रूरी है। राउंड के अंदर वैसलीन जो है वो लगा दें ताकि वो जब आप KOH रखोगे ऊपर टेबलेट तो वो कहीं पिघल के नीचे जाए। और ज़्यादातर तो क्या होता है, देखिए ये सींग की पोजीशन होती है, उधर नज़र आ रहा है, ये सींग की पोजीशन होती है, आप यहाँ रख देते हो तो ये सीधा जो है हमेशा आंख में आता है। ये कैंथस, ये जो साइड है ना, ये यहाँ आएगा जनरली। तो लोग ऐसा करते हैं, दोनों आंखें फोड़ देते हैं गाय की, बच्ची की, बेचारी की। तो ये ध्यान रखना, ये बड़ी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये जो है पिघल के नीचे नहीं आए, ये ध्यान रखने वाली बात होती है क्या खास। अब KOH छड़ को एल्युमिनियम फाइल से अथवा क्लैंप से पकड़कर पानी में डुबोकर हॉर्न बड़ पर तब तक रगड़ें जब तक कि हल्का सा खून दिखाई नहीं दे जावे। यदि अधिक खून आ जावे तो सूखी लाल दवा बोरिक एसिड पाउडर लगा दें। आपने खैर ये तो फर्स्ट ईयर है, सेकंड ईयर में आप पढ़ोगे कि अगर मान लो ये आँख में पड़ जाए तो क्या करोगे। हल्का सा उसका लाल दवा का घोल बना के आँख को साफ कर दें, बिल्कुल हल्का सा। बोरिक एसिड लगा दें। इस उक्त विधि को दूसरी तरफ की हॉर्न बर्ड को जलाने के लिए पुनः दोहराएं। ध्यान रखें, डीबडिंग की क्रिया शाम को नवजात को दूध पिलाने के बाद करें तो अच्छा रहेगा, ताकि नवजात रात्रि को आराम कर ले तथा माँ का दूध पीते समय वह KOH उसके ऐन पर भी नहीं लग जाए। अब गर्म छड़ द्वारा इस विधि में किसी छड़ अथवा बोल्ट को, बोल्ट नट बोल्ट होता है ना, यही ज़्यादातर काम में लेते हैं। नट उठाते हैं और वो आग जला के, थेपड़ी जला के उसके अंदर डाल देते हैं। जब वो गर्म हो जाता है तो संडासी से पकड़ के और वहाँ जो है लगा दें। किसी छड़ अथवा बोल्ट को तेज लाल करके पहले एक बार दो परत के अखबार पर लगाकर, यानी कि दो परत का अखबार पड़ा है, कागज़, यानी उसको कागज़ पे रगड़ लें थोड़ा, कहने का मतलब ये है। लगाकर तुरंत हॉर्न बर्ड पर दबा दें। डी हॉर्नर अथवा विद्युत विधि द्वारा। अब ये नाम तो इसका डी हॉर्नर है, लेकिन डी हॉर्निंग तो आए हुए हॉर्न की करते हैं ना, इसलिए अब ये नाम है इसका डी हॉर्नर है। इसमें प्रदर्शित चित्र की भांति है जो हमने डायग्राम दे रखा है, देखिए बड़ा अच्छा इसमें बताया है किस तरह से सींग रोधन करना है। हॉर्न बर्ड को जलाने हेतु उपकरण होता है जिसे इलेक्ट्रिक डी हॉर्नर कहते हैं। इसे बिजली के प्लग में लगाकर गर्म कर लेते हैं। बिजली के प्लग में लगाना होता है कि सॉकेट में लगाना होता है? प्लग में लगाते हैं, जैसे प्रेस गर्म करते हैं ऐसे लगा देते हैं स्विच। नहीं समझे नहीं आप। सॉकेट होता है, प्लग तो इसके लगा होता है। अरे यार, प्लग तो ये होता है, सॉकेट होता है वो तो। इस प्लग को सॉकेट में लगाते हैं। लगाया जाता है। बिजली के ये इसके साथ में ये एक प्लग है, बिजली का वो सॉकेट लगा हुआ है। इस प्लग को सॉकेट के अंदर लगा देते हैं। इसको सही कर लो। इस डी हॉर्नर का तापक्रम
100 डिग्री फ़ारेनहाइट यानी कि 540 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है। इस डीहॉर्नर को सींग के बटन बड पर 8 से 4 सेकंड तक लगा रखें ताकि हॉर्न बड जो है वो जल जावे। 100 डिग्री फ़ारेनहाइट तो डिग्री तो सेंटीग्रेड तो कम हुआ मेरे भाई। 37 वाला भी हुआ। हाँ, तो ये कहता है 540 डिग्री सेंटीग्रेड। पता नहीं गर्म पहन देना नहीं, 100 डिग्री फ़ारेनहाइट कैसे हुआ? और इसका इसने 540 डिग्री सेंटीग्रेड बता रखा है। लिखते समय भी ध्यान नहीं है, इसको देखना पड़ेगा। अब रबड़ छल्ला बैंड द्वारा कुल मिला के जब ये लाल नज़र आने लग जाएगा, गर्म हो जाएगा, तब इसको इलेक्ट्रिक डीहॉर्नर को उस पर जो है लगा देते हैं बड पे। कुल मिला के बात इसकी कहानी इतनी है। रबड़ छल्ला बैंड द्वारा इस विधि में किसी प्रकार का रक्त स्राव नहीं होता और न ही घाव बनता, लेकिन यह विधि अधिक उम्र के पशुओं में ही उपयोग में ली जा सकती है। विधि सींग के आधार पर आरी की सहायता से एक खांच ग्रूव बना दें। यह ग्रूव सींग के आधार में 1 से 1.5 इंच ऊपर होने चाहिए। इस ग्रूव में एक रबड़ बैंड जिस पर इलस्ट्रेटर लगा होता है लगा देते हैं। यह इलस्ट्रेटर इस बैंड को खिसकने नहीं देता। रबड़ बैंड दबाव से धीरे धीरे रक्त संचार को रोकता है, जिससे सींग गिर जाते हैं। ये सिंपल सी बात है, कोई इसमें कोई लंबी कहानी नहीं है। जैसे आमतौर से क्या करते हैं, अगर किसी के मस्सा हो जाता है, मस्सा, तो वो कहते हैं भाई घोड़े की पूंछ का बाड़ लेके और इस मस्से की जड़ पे गांठ दे दो। सेम प्रोसेस है। तो वो क्या करता है, जब वो आप गांठ दे दी गई है, जब वो गांठ धीरे धीरे टाइट होती चली जाती है तो रक्त की सप्लाई जो है बंद हो जाती है और वो मस्सा जो है ख़त्म हो जाता है। उसको खून सप्लाई मिलती नहीं है तो अपने आप बंद हो जाता है। इसी तरह से सेम प्रोसेस इसमें भी काम में लेते हैं, लेकिन ये जनरली काम में नहीं लेते। आजकल तो सिर्फ इलेक्ट्रिक डीहॉर्नर ही काम में लेते हैं, या फिर अगर ये नहीं पास में हो तो गांव में जाते हैं तो बस उसको कहते हैं भैया एक नट बोल्ट लिया और गर्म कर दे, एक संडासी दे दे मेरे को, उससे ही कर देते हैं नाउ। लेकिन ये डीहॉर्निंग ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना। 2.5 नंबर का इसको श्योर कर लेना, ये पक्का आएगा ही आएगा। और ये बढ़िया करना, अब जो अपने पढ़ने जा रहे हैं ये भी 2.5 नंबर का, और कई बार तो 5-5 नंबर का भी मैंने देखा है। ये 5 नंबर का क्वेश्चन भी आया, तो इसको दोनों को वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लेना और ध्यान से पढ़ना इसको। कास्टेशन बदियाकरण परिभाषा, वृक्षण ग्रंथि टेस्टिकल को शल्य क्रिया द्वारा हटाकर अथवा स्पर्मेटिकोड को किसी उपकरण की सहायता से दबाकर अक्रियाशील करने को ही बदियाकरण कहते हैं। अब इसमें क्या कह रहे हैं, यहाँ तो टेस्टिकल्स को ही निकाल देते हैं और यहाँ स्पर्मेटिकोड को बाहर से प्रेस करके दबा करके और उनमें जो है वो खून की सप्लाई जो है वो ब्लड सप्लाई रोक देते हैं और वो अक्रियाशील हो जाते हैं टेस्टिस। कहते हैं इसमें जब वृक्षण हट जाते हैं तथा अक्रियाशील हो जाते हैं तो टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन बनना बंद हो जाता है, जिसके परिणामस्वरूप नर पशु की संभोग क्षमता लिबिडो समाप्त हो जाती है। इच्छा, लिबिडो इच्छा, संभोग क्षमता नहीं है ये, लिबिडो कहते हैं इच्छा को, समाप्त हो जाती है। बदियाकरण का उद्देश्य अवर्णित यानी कि नॉन डिस्क्रिप्टिव पशुओं अथवा नाकारा बेकार पशुओं को नपुंसक बना दें ताकि संतान उत्पन्न नहीं कर सकें, क्योंकि गांव में ये बेकार बछड़े घूम रहे हैं। अगर वो बदियाकरण नहीं किए जाते तो वो जो है क्रॉस करेंगे, जो संतान उनकी पैदा होगी नाकारा वैसी की वैसी होगी वही। कृषि कार्य हेतु भारवाही बैल बुल्लक तैयार करने के लिए बदिया किया हुआ पशु डोसाइल हो जाता है तो आसानी से काबू किया जा सकता है। मेढे व बकरों आदि को अधिक भार ग्रहण कर मांस आदि का उत्पादन बढ़ाने के लिए
अबधियाकृत बकरों व मेंढों के मांस में एक विशेष तेज गंध आती है जो बधिया किए हुए पशुओं के मांस में नहीं आती है। इस गंध को बकराइन गंध यानी कि स्ट्रॉन्ग गोटेटी स्मेल कहते हैं। समाप्त करने हेतु यह भी माना जाता है कि बधियाकृत बकरे का मांस जायकेदार तथा स्वादिष्ट होता है, यानी कि उसमें वो बदबू नहीं आती ना, गंध नहीं आती। बधियाकरण की उम्र बछड़े में 8 से 10 सप्ताह बछड़े के अंदर 8 से 10 सप्ताह का मतलब हो गया 2 से 2.5 महीने। लैम 2 सप्ताह और पिग जो है 1 सप्ताह। बधियाकरण की विधियाँ ओपन मेथड, क्लोज्ड मेथड, 2 ही हैं। तो ओपन मेथड जो है, इस ऑपरेशन को शल्य क्रिया विधि भी कहते हैं। ओपन मेथड यानी कि खोल करके स्क्रोटम को खोल करके टेस्टिस को बाहर निकाल देना। इसमें पशु को जमीन पर गिराकर नियंत्रित करते हैं तथा स्क्रोटम को खींचकर नीचे की तरफ नीच संक्रमित ब्लेड से चीरा लगा देते हैं। इस चीरे के खुले मुख से टेस्टिस को बाहर खींचकर निकाल देते हैं अथवा कॉडा एपिडिडाइमस को काट देते हैं। घाव में टिंचर बेंजीन लगा देते हैं। यह विधि वर्तमान में बहुत ही कम उपयोग में ली जाती है क्योंकि इसमें रक्तस्राव भी होता है तथा संक्रमण होने पर पशु कई दिन दुख पाता है। केवल फिर भी सूरों में खुद मालिक ही इस विधि से बधियाकरण कर लेते हैं। क्लोज्ड मेथड, इस विधि में कोई चीरा नहीं लगता अर्थात रक्तस्राव नहीं होता तथा पशु को भी कम परेशानी होती है। बर्डीजो द्वारा इस उपकरण का आविष्कार इटली के वैज्ञानिक ब्रुडीजो ने किया था, इसलिए इस विधि को उनके नाम के अनुसार ब्रुडीजो विधि कहते हैं। ब्रुडीजो, इस विधि में रक्तस्राव बिल्कुल नहीं होता तथा वर्तमान में यही विधि प्रचलित है। ब्रुडीजो 2 प्रकार के होते हैं, छोटे पशु के लिए बेबी ब्रुडीजो और बड़े के लिए कैटल ब्रुडीजो, बछड़ों व पाढ़ों के लिए काम में लेते हैं। मेथड, बछड़े को गिराकर नियंत्रित करते हुए उसके ऊपर का अगला व पिछला पैर एक स्थान पर बांध देते हैं। एक और के स्पर्मेटिकोड को टटोल कर उसे स्क्रोटम के एक किनारे कर लेते हैं। इस स्पर्मेटिकोड को ब्रुडीजो को दोनों जबड़ों के बीच में लेकर टेस्टिकल से 3 से 5 सेंटीमीटर ऊपर ब्रुडीजो के दोनों भुजाओं को हाथ से दबाते हुए दबा देते हैं। ध्यान रखें, ब्रुडीजो को दबाते समय 2 दाब आते हैं। एक दाब स्पर्मेटिकोड को स्थिर करने हेतु तथा दूसरा दाब स्पर्मेटिकोड को दबाव से काटने हेतु। यह क्रिया इसी स्पर्मेटिकोड पर एक बार और 1 सेंटीमीटर नीचे ब्रुडीजो को लगाकर करनी चाहिए। दूसरी तरफ की स्पर्मेटिकोड को भी उक्त विधि द्वारा 2 जगह से दबा देते हैं। 2 दबाव क्षेत्र पर टिंचर आयोडीन लगा दें तथा पशु को खोल कर खड़ा कर दें। कुछ दिनों बाद रक्षण अपने आप रक्त संचरण हट जाने के कारण छोटे होकर निष्क्रिय हो जाते हैं। अब ये आपको प्रैक्टिकली बताया जाएगा, प्रैक्टिकली समझाने वाली चीज़ें हैं ये, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है ये। पहला दबाव कहाँ लगाएंगे? पहला दबाव स्क्रोटम की तरफ नहीं लगाएंगे, पहला दबाव ऊपर की तरफ लगाएंगे और 1 सेंटीमीटर छोड़ के फिर दूसरा दबाव स्क्रोटम की तरफ लगाएंगे। ऐसा क्यों करेंगे? क्योंकि अगर आप पहले स्क्रोटम की तरफ लगाते हैं दबाव और फिर ऊपर की तरफ लगाते हैं तो 2 बार दर्द होगा उसको। अगर आपने पहला दबाव ऊपर लगा दिया तो अब नीचे वाले दबाव पे उसको दर्द नहीं आएगा क्योंकि ऊपर से जो है वो कट चुकी है, तो दबाव में दूसरे में उसको दर्द महसूस नहीं होगा। लेकिन लगाने 2 जरूर हैं, ये भी ध्यान रखने वाली बात है। रबड़ के छल्ले द्वारा बाय यूज ऑफ रबर रिंग, यह भी रक्त रहित विधि है, इसमें भी कोई रक्तस्राव नहीं होता। इस विधि से बछड़े को 7 दिन की उम्र में ही एक रबड़ बैंड अंडकोश के ठीक ऊपर स्पर्मेटिकोड पर लगा देते हैं। इसके छल्लों के दबाव के कारण वृक्षण का रक्तस्राव बाधित हो जाता था। धीरे धीरे वृक्षण छोटे हो जाते हैं, निष्क्रिय हो जाते हैं। छल्ला कुछ समय बाद अपने आप नीचे गिर जाता है। नवजात पशुओं के रोग व उपचार, ये तो टीके आपने पढ़े हुए हैं,
नाम नवजात के जो है कौन कौन से हैं, सुंडी का पकड़ा, नेवलिल अथवा नाभि रोग, काफ स्क्योर, निमोनिया, बोवाइन मैलिग्नेंट कटार, काला तिमाही रोग, ब्लैक वाटर, थाइलेरियसिस, हेमरेजिक सेप्टिसीमिया, एफएमडी आदि। उक्त बीमारियों के रोग निरोधक टीकाकरण बचाव है तो उपयुक्त उम्र पर उपयुक्त समय पर टीकाकरण निम्न प्रकार क्रम है। तो ये टीकाकरण आप जो है वो इसमें पढ़ चुके हो पहले, आपको टीकाकरण पूरा कंप्लीट करवा दिया गया। तो आज इसके लिए सफिशिएंट है। थैंक यू वेरी मच।